पुराने वक्तों की बात है। कोहे काफ के करीब एक मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से राया उसे बहुत पसंद करती थी। अल्लाह ताला का दिया यूं तो उसके पास सब कुछ था, मगर कोई औलाद ना होने की वजह से वो और इसकी मलका हर वक्त उदास रहते थे। एक दिन मलका महल की खिड़की से शहर का नज़ारा कर रही थी। इसने देखा चंद सिपाही एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। मलका ने कनीज को हुक्म दिया कि सिपाहियों और बूढ़े आदमी को इसके हजूर पेश किया जाए। मलका का हुक्म कौन टाल सकता था। फौरन सिपाहियों और बूढ़े आदमी को मलका के हजूर पेश किया गया। मलका ने देखा गरीब आदमी के कपड़े फटे हुए थे। इसके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे और इन जख्मों से खून बह रहा था। मलका ने सिपाहियों से पूछा, तुम बूढ़े आदमी को क्यों मार रहे थे? इसने क्या जुर्म किया है? मलका की ये बात सुनकर सिपाही बोले, मलका आलिया, यह शख्स चोर है। एक जगह चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा था। लोगों के शोर मचाने पर हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसने हमारी गिरफ्त से भागने की कोशिश की, इस वजह से हम इसे मार रहे थे। मलका ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्यों बड़े मियाँ, तुमने इस उम्र में चोरी क्यों की? ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो हांसा होकर बोला, मलका आलिया, मैं सौदागर था। कुछ अर्सा पहले मेरे जहाज समंदर में तूफान आने की वजह से डूब गए और सारा सामान डूब गया। मैं अब कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। मुझे इनके लिए खाने का सामान खरीदना था, मगर मेरे पास एक पैसा भी ना था। इस वजह से मुझे चोरी करना पड़ी। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मलका को बड़ा दुख हुआ। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़े आदमी को छोड़ दिया जाए। सिपाहियों के जाने के बाद मलका ने बूढ़े आदमी को अशरफियों की एक थैली दी और कहा, तुम इन अशरफियों से अपना काम दोबारा शुरू करो। देखो, अब कभी चोरी ना करना। बूढ़ा आदमी अशरफियों की थैली लेकर जाने लगा तो इसके दिल से रहम दिल मलका के लिए बहुत दुआएं निकल रही थीं। उसने मलका से कहा, मलका आलिया, अल्लाह ताला आपकी झोली मुरादों से भर दे और आपको एक खूबसूरत बेटी की माँ बना दे। ये कहकर बूढ़ा आदमी महल से चला आया। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद मलका के यहाँ एक खूबसूरत सी लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने की खुशी में महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर में चरागा किया गया। गरीबों और मोहताजों में खैरात तकसीम की गई। रहमदिल बादशाह को दूर दूर के मुल्कों के बादशाहों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात आए। एक हफ्ता तक सारे मुल्क में खुशियां मनाई जाती रहीं। इन तमाम कामों से फारिग होकर बादशाह ने अपने तमाम रिश्तेदारों को पैगाम भेजा कि वो इसके मेहमान बने और शहजादी का नाम तजवीज़ करे। मुकर्रर वक्त पर बादशाह और मलका के तमाम रिश्तेदार इसके महल पहुंच गए कि इसने इनके मेहमानों में 3 परियां भी थीं। उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि इसने आबी जादूगरनी को दावत भेजी ही नहीं। उसे इस बात का बहुत बड़ा गुस्सा आएगा। कहीं ऐसा ना हो वो गुस्से में शहजादी को नुकसान पहुंचाए। अभी परियां बादशाह से बातें ही कर रही थीं कि अचानक जोहर की आंधी चलना शुरू हो गई। आंधी की वजह से महल की खिड़कियां दरवाजे हिलने लगे। यूं लगता था जैसे भूचाल आ गया हो। थोड़ी देर बाद भूचाल रुका तो बादशाह ने देखा शहजादी के झूले के करीब एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया खड़ी कोई मंतर पढ़ रही है। बादशाह हिम्मत करके बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया गुस्से से बोली, तुमने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए मुझे बुलाया नहीं, मगर देखो मैं खुद ही पहुंच गई। मैंने तुम्हारी सज़ा तो ये सोची थी कि तुम्हारी बेटी को हलाक कर दूं, लेकिन तुम्हारी रहम दिली की वजह से मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया है। अब ये 16 साल की उम्र में एक जहरीली सुई उंगली में चुभने से सिर्फ बेहोश हो जाएगी, और अगर बेहोश होने के 10 दिन बाद तक इसे होश ना आया तो वो बेहोशी के आलम में मर जाएगी।
اس سے پہلے کہ بادشاہ اس سے رحم کی درخواست کرتا، بڑھیا ہوا میں گم ہو چکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بڑھیا کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ اتنے میں پریاں ان کے قریب پہنچ گئیں۔ پریوں نے بادشاہ اور ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ شہزادی زندہ رہے گی، مگر اس کا نام شہزادی ماہ نوح رکھنا ہوگا۔ ہم 1 ماہ بعد آئیں گے اور آپ کو آنے والے حالات سے آگاہ کریں گے۔ پریوں کے جانے کے بعد بادشاہ نے دربار کے نجومی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ شہزادی کے مستقبل کے بارے میں پتہ چلائے۔ نجومی چند دن کی اجازت لے کر چلا گیا۔ اس نے اپنے گنبد نما تجربہ گاہ میں بیٹھ کر شہزادی ماہ نور کی زندگی کے بارے میں حساب لگانا شروع کر دیا۔ 1 ہفتے بعد نجومی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، شہزادی ماہ نور تو بڑی خوش قسمت ہے۔ اگرچہ جادوگرنی کے کہنے کے مطابق 16 سال کی عمر میں وہ زہریلی سوئی چبھنے سے بے ہوش تو ہوگی، مگر اسے نئی زندگی دینے والا ایک بہت بڑے ملک کا شہزادہ ہوگا۔ اسی سے شہزادی ماہ نور کی شادی ہوگی، مگر افسوس میں زیادہ تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ شہزادہ کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا، اس کی وجہ سے کہ میری تجربہ گاہ پر جادوگرنی جادو کے زور سے بادلوں کا سایہ کر دیا ہے۔ اب میری دوربینیں کام نہیں کر رہی جن سے میں ستاروں کی گردش کا پتہ چلاتا ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ 1 ماہ بعد پریاں بادشاہ کے محل میں دوبارہ پہنچی۔ انہوں نے ملکہ اور بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی ماہ نور کو ہوش میں لانے والا شہزادہ مغرب کے کسی ملک سے آئے گا، اس کا نام شاہ زیب ہوگا۔ ہم نے اس کا پتہ چلا لیا۔ آپ کو شہزادی کے لیے اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پریاں واپس چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی جوان ہوتی گئی۔ ملکہ اور بادشاہ یہ بھی بھول گئے کہ شہزادی کے لیے منحوس سال قریب آتا جا رہا ہے۔ ایک دن شہزادی ماہ نور باغ میں گئی۔ اس نے مالن کو ہار بناتے دیکھا تو اس نے مالن سے کہا، لاؤ سوئی ہمیں دکھاؤ، ہم بھی ہار پروئیں گے۔ بھالا مالن شہزادی کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے سوئی اور پھولوں کی ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ابھی 2 پھول دھاگے میں پرو ہی تھے کہ اچانک سوئی اس کی انگلی میں چبھی اور وہ ہائے اللہ میں مری کہتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ تمام مصروفیات ترک کر دی گئیں۔ چند لمحوں میں خوشی کی جگہ افسردگی اور افسوس نے لے لی۔ ملکہ اور بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں لٹایا اور ماتمی لباس پہن لیا۔ شہزادی ماہ نور کو بے ہوش ہوئے 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ تینوں پریاں محل میں پہنچی اور انہوں نے ملکہ کو بتایا، ہم نے شہزادہ شاہ زیب کو تلاش کر لیا ہے۔ آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے۔ شاہی حکیم نے اسے پیلا گلاب لانے کو کہا ہے۔ پیلا گلاب دنیا میں ایک ہی پودا ہے اور وہ پودا ہماری نانی کے باغ میں ہے۔ ہم اسے پیلا گلاب دے کر شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اس سے مدد مانگیں گے۔ ہمیں امید ہے وہ اس شرط پر پیلا گلاب لینا قبول کر لے گا۔ پریوں نے دیکھا بادشاہ اور ملکہ ان کی اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ محل کے تمام لوگوں کو اتنے عرصے کے لیے گہری نیند سلا دیا جائے جب تک شہزادہ شاہ زیب شہزادی کی مدد کو نہ پہنچ جائے۔ انہیں خطرہ تھا کہیں ملکہ اور بادشاہ شہزادی کے غم میں پاگل نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے جادو کے زور سے محل کے سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیا۔ اگر کوئی غلام صفائی کر رہا تھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو گیا، کوئی پانی بھر رہا تھا تو پانی بھرتا رہ گیا۔ بادشاہ قلم منہ میں لیے خاموش ہو گیا اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے کے بھرے رہ گئے۔ مصر کا شہزادہ شاہ زیب ایک رات اپنے محل کی چھت پر سو رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سرہانے کی طرف کوئی کھڑا ہے۔ اس نے فوراً نیام میں سے تلوار نکالی اور چلایا، کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر ہماری خوابگاہ میں چلا آیا ہے؟
अचानक ख्वाबगाह की शम्मा खुद ब खुद जल उठी। उसने देखा उसके सरहाने एक खूबसूरत परी खड़ी है। उसने जहन पर जोर दिया तो इसे याद आ गया। इसने पूछा, अगर मैं भूल नहीं रहा तो तुम नीलम परी हो। तुमने मुझे पीला गुलाब ला कर दिया था जिसकी पंखड़ियां खाकर मेरे वालिद साहब सेहतमंद हो गए थे। शहजादे की ये बात सुनकर परी बोली, हाँ शहजादे, मैं नीलम परी ही हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पीला गुलाब ला दूँ तो तुम मेरा एक काम करोगे। क्या तुम्हें अपना वादा याद है? परी की ये बात सुनकर शहजादा बोला, नेक दिल परी, शहजादा कभी अपना वादा नहीं भूल सकता। मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा हर काम करूंगा। तुम एक मर्तबा काम कह कर तो देखो। परी ने शहजादे शाहजेब से कहा, मेरा काम नहायत मामूली है, थोड़ी सी जुर्रत की ज़रूरत है। शहजादे ने परी की बात काटते हुए कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है, फिर मैं जानूं और मेरा काम। परी कहने लगी, प्यारे शहजादे, तुम्हारे मुल्क के शुमाल मगरिब में एक बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल के सबसे पुराने दरख्त की खो में एक खुफिया रास्ता है जो आप भी जादू नगरी में जाकर खुलता है। यहाँ की जालिम जादूगरनी ने एक खूबसूरत शहजादी को 3 दिन से बेहोश कर रखा है। अगर वो 10 दिन तक होश में ना आई मर जाएगी। अगर किसी तरह भी जादूगरनी को हलाक कर दिया जाए तो शहजादी दोबारा होश में आ सकती है। चूंकि तुम एक बहादुर और नेक दिल शहजादे हो, अगर मैंने सोचा शहजादी को होश में लाने के लिए क्यों ना तुम्हें कहा जाए। वैसे ये मेरा वादा है कि अगर तुम आबी जादूगरनी को हलाक करने और शहजादी को होश में लाने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी शादी शहजादी महानूर से कर दी जाएगी, जो दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस वक्त को काफ में भी नहीं। नीलम परी की ये बात सुनकर शहजादा शाहजेब गुस्से से बोला, जरा तुम मुझे बताओ तो सही, जादूगरनी को कैसे हलाक किया जा सकता है? मेरा दिल जालिम जादूगरनी से इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। भला वो कौन होती है बिला वजह किसी को तंग करने वाली? शहजादे, जरा सब्र से काम लो। तुमने वादा कर लिया है तो अब मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगी कि जादूगरनी को कैसे हलाक किया जा सकता है। वैसे भी हलाकत का अभी वक्त नहीं आया, मैं चंद दिनों बाद दोबारा आऊंगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर परी ने अपने पर फैलाए और वो हवा में उड़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। वादे के मुताबिक नीलम परी जब दोबारा शहजादा शाहजेब को मिली तो इसने शहजादे को एक बांसुरी देते हुए कहा, बहादुर शहजादे, जब तुम दरख्त की खो में दाखिल होगे तो तुम्हें इंतहाई खौफनाक और डरावनी आवाज़ें सुनाई देंगी। तुम बेखौफ व खतर इस राह पर सीधे आगे की तरफ बढ़ते चले जाना। जब तुम 1 मील का फासला तय कर जाओगे तो तुम्हें एक दरख्त के इर्द गिर्द बहुत से सांप रेंगते हुए दिखाई देंगे। उस जगह तुम इस बांसुरी से काम लेना। बांसुरी बजाते ही सारे सांप मदहोश हो जाएंगे। इस दरख्त पर एक पिंजरे में नीले रंग का तोता बंद होगा। तुम पिंजरे में से तोते को निकाल कर इसकी दाईं टांग मरोड़ोगे। आप ही जादूगरनी अपनी टांग पकड़े तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वो तुम्हें खौफजदा करके तोता हासिल करने की कोशिश करेगी, मगर खबरदार, तुम इसे तोता किसी कीमत पर न देना, बल्कि इसके सामने तोते की गर्दन मरोड़ देना। तोते के मरते ही आप भी जादूगरनी भी मर जाएगी। इसका तिलिस्म तबाह हो जाएगा और शहजादी महानूर की बेहोशी ख़त्म हो जाएगी, मगर वो नींद से इस वक्त बेदार होगी जब तुम इसका नाम लेकर पुकारोगे। शहजादी ने परी से पूछा शहजादे ने परी से पूछा, रहम दिल परी, ये तो बता दो कि मैं शहजादी महानूर तक कैसे पहुंचूंगा? शहजादे की ये बात सुनकर परी बोली, जब जादू नगरी तबाह हो जाएगी तो वहां रेगिस्तान रह जाएगा।
तुम रेगिस्तान को शमाल की तरफ से पार करोगे तो तुम्हें चंद मील के फासले पर एक महल नजर आएगा। इसकी हर शय पर नींद तारी होगी। जब तुम महल में दाखिल होगे तो शहजादी माह नूर की ख्वाबगाह का रास्ता तुम्हें मालूम हो जाएगा। तुम माह नूर को आवाज़ दोगे तो वह नींद से बेदार हो जाएगी। इसके जागते ही सारा महल दोबारा होश में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम पीर के दिन सफ़र पर रवाना हो जाना। किसी भी मुश्किल के वक्त तुम मुझे करीब पाओगे। पीर के रोज़ सुबह सवेरे शहजादे ने अपने वालिदैन से इजाज़त ली और वो अपने घोड़े पर शमाल मगरिब की तरफ रवाना हो गया। मसलसल 6 घंटे का सफ़र तय करके शहजादा एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जिसे चारों तरफ से बड़े बड़े तनों और लंबी शाखों वाले दरख्तों ने ढांप रखा था। दरख्त उतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। शहजादे ने जंगल में पहुंचते ही सबसे पुराने दरख्त की तलाश शुरू कर दी और बिलाखिर वो एक ऐसे दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसका तना कम से कम 10 फुट चौड़ा था। इसमें एक दरवाज़ा भी बना हुआ था। दरवाजे के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था आबी जादू नगरी। इसके साथ ही एक खोपड़ी बनी हुई थी जिस पर खतरा बना हुआ था। इस बोर्ड को पढ़कर शहजादा 1 मिनट के लिए रुका। फिर इसने अपने वफादार घोड़े को थपकी दी और कहा, गाजी मर्द जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही इसने घोड़े को एड़ी लगाई और तेजी से जादू नगरी में दाखिल हो गया। दरख्त की खो में दाखिल होते ही इसने चारों जानिब से शेरों, चीतों और जंगली जानवरों के चीखने चंघाड़ने की आवाज़ें सुनी। अचानक इसे नीलम परी की बातें याद आ गईं कि आवाज़ों से बिल्कुल ना डरना। नीलम परी का ख्याल आते ही उसने घोड़े को थपकी देते हुए कहा, प्यारे साथी, इन आवाज़ों से क्या डरना, ये तो तमाम नकली हैं। ये कहकर इसने घोड़े को सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने जेब में हाथ डालकर इत्मीनान कर लिया कि बांसुरी मौजूद है। आधे घंटे बाद वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां एक दरख्त के इर्द गिर्द बेशुमार सांप मौजूद थे। इसे दरख्त की एक शाख पर नीले रंग का तोता पिंजरे में बंद नजर आ गया। शहजादे ने मजीद तखीर किए बगैर बांसुरी बजाना शुरू कर दी। गरचा शहजादा बांसुरी बजाता नहीं जानता था, मगर इसने महसूस किया कि सांप बांसुरी की आवाज़ पर मदहोश होते जा रहे हैं। ये देखकर इसने घोड़े को एक लंबी जिस्त लगाने के लिए तैयार किया। इसने एक तवील चक्कर काटकर दरख्त से काफ़ी फासले से घोड़े की बांकें खींची। घोड़े ने हिनहिनाकर एक छलांग लगाई और वो दरख्त के नीचे पहुंच गया। शहजादा शाहज़ेब बांसुरी बजाता हुआ घोड़े पर खड़ा हो गया। इसने पिंजरे को दरख्त पर से उतारा और इसका दरवाज़ा खोल कर तोते को बाहर निकाल लिया। तोते ने इसके हाथ में आते ही कहा, प्यारे शहजादे, अगर तुम मुझे रहा कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तोते की ये बात सुनकर शहजादा भूल गया कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया है। इससे पहले कि वो तोते को आज़ाद कर देता, इसके कान में नीलम परी की आवाज़ आई, शहजादे, क्या गज़ब करते हो? इसकी दाईं टांग मरोड़ो। अगर तुमने इसे आज़ाद कर दिया है तो अपने साथ मुझे भी मुसीबत में मुब्तला कर दोगे। नीलम परी की आवाज़ सुनते ही शहजादे ने तोते की दाईं टांग मरोड़ दी। टांग मरोड़ते ही एक ज़बरदस्त आंधी चलना शुरू हुई और शहजादे को अपने चारों तरफ से एक बार फिर खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी। आंधी के रुकते ही एक कुबड़ी डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया शहजादे को अपने सामने खड़ी दिखाई दी। वो शहजादे की मिन्नतें कर रही थी, शहजादे, तोते को आज़ाद कर दो, मैं शहजादी को होश में ले आऊंगी। मगर अब शहजादा इसके जाल में फंसने वाला ना था। उसने जोर लगाकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की गर्दन टूटने की आवाज़ के साथ ही
جادوگرنی ہائے میں مری کہتے ہوئے زمین پر گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ ساری زمین ہلنے لگی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اور گھوڑے کو ایک ریگستان میں پڑا پایا۔ ابھی وہ شمال کی سمت تلاش ہی کر رہا تھا کہ نیلم پری اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اشارے کے ساتھ ہی شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ اور اس کا گھوڑا ایک محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل میں گہری خاموشی طاری ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہ ہو، مگر محل میں کنیزیں، غلام اور محل کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت دکھائی دیتے تھے۔ ایک جگہ ایک کنیز ایک تشت میں کپڑے لے کر جا رہی تھی۔ اس سے آگے ایک کنیز نیل کنگھی چوٹی کا سامان خوبصورت رکابی میں رکھے لے جا رہی تھی۔ شہزادے نے اندازہ لگایا کہ یہ شہزادی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی شہزادہ کمرے کی طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے سامنے مسہری پر ایک خوبصورت شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، بے شک میں نے ایسی خوبصورت شہزادی کبھی نہیں دیکھی۔ اچانک اسے نیلم پری کی بات یاد آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا، شہزادی ماں نور، ہوش میں آؤ، ابھی جادوگرنی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ شہزادی مسہری پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی ایک دم سارا محل حرکت میں آ گیا۔ اسی وقت نیلم پری وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شہزادہ شاہ زیب کو کاندھے سے پکڑا اور وہ اسے لے کر بادشاہ کی طرف چل دی، جو بھاگا ہوا شہزادی کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ جب اس نے شہزادی کو ہوش میں پایا تو وہ میری بیٹی کہتا ہوا شہزادی سے چمٹ گیا۔ اتنے میں ملکہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جب وہ آپس میں مل چکے تو نیلم پری نے شہزادے شاہ زیب کو بادشاہ اور ملکہ سے ملایا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادے شاہ زیب کے ساتھ شہزادی ماہ نور کی شادی کا اعلان کر دیا۔ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو نیلم پری کی دونوں بہنیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ شہزادہ شاہ زیب کچھ عرصے بعد اپنی دلہن کو لے کر ملک چلا گیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔